तो आपने लिखा, नेक्स्ट लिखोगे कि अगर किसी की डोमेन फाइंड करनी हो, किसी कोई भी एक्सप्रेशन है उसकी डोमेन फाइंड करनी हो, तो किस तरह से फाइंड करेंगे, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आपने। डोमेन, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो, डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसमें डोमेन फाइंड करने के लिए, डोमेन का मतलब मैंने क्या बताया था कि वो क्या होती है, अलाउड वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी कोई वेरिएबल लिया हुआ है उसकी अलाउड वैल्यू, यानी कि कौन कौन सी वैल्यू आप ले सकते हो। जैसे अगर आपने एक्स की फॉर्म में फंक्शन लिया हो तो अलाउड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी रिस्पेक्ट में। तो आपने ये क्या होगी, अलाउड वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर कह दो एक्स नहीं कहना तो आप कह दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम x जो होता है वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा था कि हम x की वैल्यू पुट कर रहे थे, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकल निकल कर आ रही थी, उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो कि कहीं पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है x-1 लिखा हुआ है, तो इसमें जो डोमेन हो गई उसका क्या हो गया कि जो x की वैल्यू है वो 1 पुट कर दूंगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो x डज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी होगा तो वो चलेगा। तो इसकी डोमेन को हम क्या लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे, डोमेन क्या हो गई कि ओल्ड रियल नंबर माइनस में 1 कर दिया आपने, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, देखो। क्या कह रहे हो बच्चे, अगर आप x की वैल्यू 1, से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बताना, दोबारा क्या बोल रहे हो, आवाज कट रही है बहुत ज्यादा, दोबारा बोले बच्चे। सर माइनस इन्फिनिटी से लेके हाँ हाँ वही तो लिख दिया सर ऐसे। माइनस इन्फिनिटी से लेके हाँ भाई ये सब सभी फॉर्म आपको लिखनी आनी चाहिए, ये ऐसे हाँ लिखा हुआ सर है। ये तो समझ गया। एस आर का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, उसमें से आपने 1 को हटा दिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस इनफाइनाइट टू 1 ओपन, ठीक है, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों एक ही बातें हैं, दोनों एक ही बातें हैं ये। तो आपने कहा सबसे पहले नोट में कि अगर आपके पास में ये लिखा हुआ है फॉर 1 बाई, ये कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ऐसे ए, ठीक है, इसको अगर आप डिफाइन करना चाहते हो टू बी डिफाइन, अगर आप इसे कहते हो कि ये डिफाइन है, डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, जो ए है, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, जो ए है वो डिफाइन होना चाहिए कि किस किस वैल्यू पर ए डिफाइन होना है, ठीक है। तो आप देखोगे ए शुड बी डिफाइन, पहले तो ए जो है वो ही डिफाइन होना चाहिए, दूसरा ए की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ए की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लू मैं इसका, एग्जाम्पल लिया मैंने, तो जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 1/cos x, ठीक है, 1/cos x ऐसे लिखा हुआ है। तो यहां पर अगर कहते हो आप 1/cos x, तो cos x में यहां पर क्या होना चाहिए, इसकी जो वैल्यू है ये डिफाइन हो गया है, यानी कि आपके पास में इसमें डोमेन क्या होनी चाहिए, जो cos x की वैल्यू है, यानी कि जो cos x है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, cos x जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसकी डोमेन क्या हो गई, तो डोमेन हो गई आपके पास में कि x बिलोंग्स टू, x की जो वैल्यू है वो क्या हो गई आपके पास में ऐसे कि r रियल नंबर, सभी रियल नंबर हो सकते हैं, बट ये कहां पर जीरो होता है, कोस एक्स कहां पर जीरो बन जाता है, कोस एक्स बनता है जीरो कहां पर, कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पर। तो आपने कहा 2n+1 इंटू में पाई/2, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n की जो वैल्यू है वो इंटीजर है। तो यानी कि आप ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 छोड़ दो, उसके अलावा ये सब जगह पर क्या रहेगा, ये जो लिखा हुआ है ये डिफाइन रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ होगा इतनी बातें। तो अगर कहीं पर, तो आप इसे अगर मान लो कहीं पर ऐसे लिख दिया 1 डिवाइड बाई
और यहां पर लिखा हुआ है 1/cos ऑफ x ऐसे, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए कि ये जो नीचे वाली टर्म है, ये जो नीचे वाली टर्म है, इसको आप सिंपली ऐसे नहीं लिख सकते। इसको आप सिंपली ऐसे, अगर कोई बच्चा लिख रहा है, कोई बच्चा ऐसे लिख दे इसको कि ये जो वैल्यू है ये तो cos x के इक्वल ही है, तो वो गलत हो जाएगा। ये cos x के इक्वल नहीं है, ठीक है। 1/1 cos x लिखा है तो ये cos x के इक्वल है, नहीं। देखो यहाँ पर ये जो 1/cos x है, इसकी डोमेन देखो, इस वाले चीज की जो डोमेन आई आपके पास में, क्या आई कि सबसे पहले तो ये जो पार्ट है ये डिफाइन होना चाहिए, नीचे वाला जो पार्ट है ये डिफाइन होना चाहिए। ओके, तो ये डिफाइन होने का मतलब क्या होगा, ये तो कहां पर डिफाइन होता है कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो डोमेन आई, इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी आपके पास में कि r माइनस में ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर डिफाइन नहीं है। ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर डिफाइन नहीं होने का मतलब 2n+1 इंटू में π/2, इसकी डोमेन आपके पास में ये निकल कर आई। ओके, और इस चीज की डोमेन क्या निकल कर आई, इसकी डोमेन तो सीधा सीधा इसकी जो डोमेन आई है वो तो रियल नंबर होती है, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर है। तो आपने ध्यान रखना है ऐसे कि 1/1/cos x लिखा हुआ है तो आप इसी सीधा का सीधा क्या लिख दो, cos x लिख दो, ऐसा नहीं होना, ठीक है। ये cos x के इक्वल नहीं है। सबसे पहले तो ये क्या नहीं होना चाहिए कि डिफाइन होना चाहिए, नीचे वाला पार्ट डिफाइन होना चाहिए। नीचे वाला पार्ट डिफाइन होने का मतलब 1/cos x की जो वैल्यू है वो आपके पास में 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुई मेरी बातें? बोलोगे ये वाली बात सबको क्लियर हुई या नहीं हुई है? सर ओके, नेक्स्ट आपने कहा तो अगर आपके पास में कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, उसकी डोमेन फाइंड करनी है तो उसे सिंप्लीफाई किए बिना, बिना सिंप्लीफाई किए मैनिपुलेट नहीं करना। जैसे अगर आपने मान लो इसे सिंप्लीफाई कर दिया होता 1/1/cos x, तो इसकी डोमेन देखो चेंज हो गई, इसकी डोमेन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी कोई एक्सप्रेशन गिवन है उसमें आपने कोई ज्यादा मैनिपुलेशन या सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी है डोमेन फाइंड करते हुए, ठीक है। उसे सीधा का सीधा ही फाइंड करना है, उसे सीधे का सीधा ही फाइंड करना है। तो आपने लिख लिया, इस चीज को आपने लिख भी लिया कि फाइंड डोमेन, यानी कि जो डोमेन है वो फाइंड कर रहे हो जब आप, तो ऑफ एक्सप्रेशन इन द गिवन फॉर्म, इन द गिवन फॉर्म, ठीक है, गिवन फॉर्म इटसेल्फ। आपने, यानी कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने कोई ज्यादा सिंप्लीफिकेशन वगैरह कुछ नहीं करनी है, पहले देखना है आपने विदाउट सिंप्लीफाइंग और मैनिपुलेटिंग। क्लियर हुआ होगा इतनी बातें? ये जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा था ये क्लियर हो गया होगा आपको? ओके, सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना आपने कि भाई अगर मान लो आपके पास में ये कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और ये अंडर रूट की फॉर्म में, यानी कि ऐसे लिखा हुआ है 2m टाइप का, ठीक है, यानी जैसे कि 4th रूट 6th रूट, ठीक है, इस टाइप का रूट लिखा हुआ है। तो अगर इस टाइप का नंबर लिखा हुआ है तो अगर इसको डिफाइन होना है, टू बी डिफाइन, क्या होना चाहिए सबसे पहले कि जो ए है, पहले तो जो अंदर जो लिखा है वो डिफाइन होना चाहिए, पहले तो जो अंदर लिखा हुआ है वो डिफाइन होना चाहिए, ए जो है वो डिफाइन होना चाहिए, ए शुड बी डिफाइंड एंड जो ए है, देखो अगर आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा होता है, जैसे आप स्क्वायर रूट में बोलते हो कि जो ए की वैल्यू हो वो नहीं, क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आप लिखोगे एंड ए शुड बी नॉन नेगेटिव, ए शुड बी नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, ठीक है। और ये m जो है, m यहां पर लिखा हुआ है, m बिलोंग्स टू इंटीजर टाइप का, पॉजिटिव इंटीजर टाइप का नंबर लिखा हुआ है ऐसे।
ए शुड बी नॉन नेगेटिव। ए शुड बी नॉन नेगेटिव, इस चीज का मतलब क्या हो गया कि जो ए की वैल्यू है वो आपके पास में क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो टाइप की होनी चाहिए। दैट इज, इसका मतलब ये है कि ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो अगर अंडर रूट में ऐसे लिख दिया -9, तो ये क्या होता है, अनडिफाइन हो जाएगा। ये इस तरह की चीजें डिफाइन नहीं होती है, ये डिफाइन नहीं होता है। हाँ, अगर मान लो ऐसे करके लिखा हुआ है -8 और यहां पर 3 लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ -8 का क्यूब रूट हो गया, तो इसकी वैल्यू -2, ये चलेगा, ये ठीक है। क्लियर होगी मेरी बात है कि ओड मल्ट यानी कि ओड रूट है तब तो चलेगा, अगर इवन रूट है तो उस वाले केस में ये ए की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो टाइप के नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ आपके पास में कि जैसे इसका मतलब आप, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं, मान लो कि मैंने ये लिख दिया कि x माइनस का 4 ये लिखा हुआ है अंडर रूट में, इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो जो x-4 है, x-4 की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो टाइप का नंबर होनी चाहिए। x-4 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो टाइप का नंबर होना चाहिए, यानी कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। x की वैल्यू यानी कि इसकी डोमेन क्या हो गई, डोमेन होगी आपके पास में x बिलोंग्स टू 4 टू इनफाइनाइट, ये आपके पास में डोमेन हो गई। हाँ, अगर मान लो ऐसे करके लिख दिया मैंने कि यहां पर ये लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया, और ये लिख दिया मैंने x-4 ऐसे लिख दिया, तो इस वाले केस में जो डोमेन होगी, ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। ओड रूट है ना, ओड रूट में तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इसमें। इस वाले केस में क्या हो जाएगी, जो डोमेन होगी वो आपके पास में क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ओके, तो इसी चीज को थोड़ा और ऐसे लिख देता हूं मैं। आपने कहा कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कि ए लिखा हुआ है और यहां पर लिखा है 1/2m टाइप से, ठीक है, यानी कि ये आपके पास में क्या हो गया है कि इवन रूट टाइप का वैल्यू हो गई। तो इस वाले केस में क्या होना चाहिए, जो ए की वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ओके, दूसरा, अगर यहां पर लिख दिया मैंने ए, यहां पर ओड रूट टाइप से लिख दिया मैंने, तो इस वाले केस में जो ए की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, बस ए डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। इस वाले केस में क्या होना चाहिए कि ए भी डिफाइन होना चाहिए, ए डिफाइन होना चाहिए, एंड ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो टाइप की वैल्यू भी होनी चाहिए। और यहां पर अगर ऐसे लिखा है तो केवल क्या होना चाहिए, ए डिफाइन होना चाहिए, ए शुड बी डिफाइन। ए की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। तो ये वाली चीज सबको क्लियर हुई होगी, क्लियर हुई सभी को बच्चों, बता दोगी। ऐसे लिख दिया मैंने कि मान लो ये लिख दिया x², यहां पर माइनस में 4x माइनस का 5 ऐसे लिख दिया मैंने। तो इसकी डोमेन फाइंड करनी है। इसकी डोमेन फाइंड करने का मतलब होगा कि आपने क्या किया, सबसे पहले तो ये डिफाइन होना चाहिए, तो और इसकी डिफाइन तो ये हो जाएगा, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो तो उस वैल्यू के लिए डिफाइन हो जाएगा, कोई ना कोई वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपने कहा कि इसका मतलब हुआ कि इसकी जो वैल्यू है ये अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। ओके, तो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस का 5 एंड x+1 ऐसे करके लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसको आपने क्या कर लिया, नंबर लाइन पर प्लॉट किया, उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, -1 और ये आपके पास में 5, तो ये पॉजिटिव चलता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव कहां कहां पर है वो वाला पोर्शन आपने लिख दिया, यानी कि डोमेन के लिए आपने लिखा कि x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट, 5 टू इनफाइनाइट। ये वाली पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, ये वाला जो पॉइंट था सेकंड नंबर पॉइंट, ये क्लियर हो गया होगा सभी को। पहला पॉइंट बताया मैंने 1/a वाला, दूसरा पॉइंट बताया अंडर रूट के अंदर अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, क्यूब रूट सर के ये अंदर। वाला फिर से बताना सर, कौन सा बच्चे, 7th रूट ऑफ x-4 वाला।
इसमें ये डिफाइन होना चाहिए, ये वाला जो पार्ट है ना ये डिफाइन होना चाहिए बस केवल, ठीक है। डिफाइन होने का मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो डिफाइन रहेगा ये, तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि नेगेटिव का भी तो आपके पास में क्यूब रूट फिफ्थ रूट वो निकल आता है। जैसे आपने कहा नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, यहां पर लिख दिया 5 और ये लिख दिया -32, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2 निकल कर आ जाएगी इसकी वैल्यू। क्लियर? तो अगर यहां पर इवन लिखा होता है तब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। ओड के केस में तो सब चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मैंने कहा कि अगर आपके पास में ये लिखा हुआ है लोग, और बेस में कुछ लिख देता हूं मैं, जैसे मैंने कहा कि ये बेस में कुछ लिखा है b और ये log a टू द बेस b। अगर इसको डिफाइन होना है तो इसको डिफाइन होने के लिए भी आपने याद किया हुआ है टू बी डिफाइन, क्या कहा हुआ आपने कि जो a की वैल्यू है, जो आर्ग्यूमेंट है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। सेकंड, एक तो ये होना चाहिए, एंड सेकंड क्या होना चाहिए, b जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। थर्ड, एंड, ये तीनों के बीच में एंड चल रहा है, एंड b की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। ये चिन्ह कीजिए, यानी कि आपने कहा था बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों पॉजिटिव टाइप के नंबर होना चाहिए। दूसरा, जो बेस की वैल्यू है वो 1 नहीं होनी चाहिए, बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए लोगरिथम में। ओके, फोर्थ पॉइंट, अगर मान लो आपके पास में ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ए लिखा हुआ है, ठीक है, कोस इनवर्स ए लिखा हुआ है, इसको डिफाइन होना है तो क्या कहोगे, इनको डिफाइन होने के लिए कि जो ए की वैल्यू है, यहां पर बताया था मैंने कि साइन इनवर्स ए लिखा है, तो जो एक ए है ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और साइन इनवर्स ए पूरा क्या आएगा, एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो ए की वैल्यू आई थी वो क्या बताया था आपने, याद करा दिया था मैंने स्टार्टिंग में ही, -1 to 1, -1 to 1। ओके, तो इसका अगर मैं जैसे एग्जांपल थर्ड लेना पार्ट चाहूँ, में सर 0 से 1 के बीच में वैल्यू आ सकती है। 0 से 1 के बीच में वैल्यू, हाँ आ सकती है ना, 0 से 1 के बीच थर्ड में। पार्ट में, किसमें? थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 0 to 1, हाँ, तो लोगरिथम का ग्राफ दे नहीं देखा था आपने, 0 to 1 आ सकती है। लोगरिथम का जो ग्राफ होता था, देखो ग्रेटर देन 1 के लिए बेस की वैल्यू, अगर आपके पास ग्रेटर देन 1 होता था तो आपके पास ऐसे ग्राफ बनता था, और बेस की वैल्यू 0 to 1 होती थी तो ऐसे ग्राफ बनता था, ऐसे करके ग्राफ बनता था, याद आ गया होगा। जैसे मान लो मैं कहूं फाइंड डोमेन, और यहां पर लिख दिया मैंने साइन इनवर्स, और ये लिख दिया x² माइनस का 3, ठीक है, इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो आप क्या कहोगे कि जो ये अंदर लिखा हुआ है x² माइनस 3, इसकी वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, x² माइनस 3, इसकी वैल्यू -1 to 1 होनी चाहिए, -1 to 1। तो इनको अलग अलग सोल्व कर लो आप, ठीक है, इनको, ये दो इनइक्वलिटी है, इनको अलग अलग सोल्व कर लो। इसका मतलब आपके पास में कि x² माइनस 3 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होनी चाहिए, एंड x² माइनस 3 इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ये कंडीशन। तो एंड के बीच में हमेशा क्या आता है कि इंटरसेक्शन आता है, एंड का मतलब हुआ दोनों 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 सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपके पास में, ये दूसरी तरफ गया तो x² माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसे सोल्व किया आपने तो x प्लस √2 यानी कि x माइनस √2, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये एंड चल रहा है, एंड का मतलब इन दोनों के बीच में आपके पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, एंड का मतलब ये होगा। और ये दूसरी तरफ गया तो x² माइनस 4 की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 2 एंड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो यहां से तो क्या निकल कर आया, यहां से आपके पास निकल कर आया ये है -2 और ये है 2,
तो यहां पर निकल के आया, कहां पर नेगेटिव होगा, देखो यहां पर पॉजिटिव चलेगा, यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि आपने ये वाला पार्ट लेना है। दूसरा यहां पर क्या निकल कर आया, एक्स की जो वैल्यू है वो -√2 और ये +√2, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो आपको कौन सा पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट लेना है, पॉजिटिव वाला। अब इनका इंटरसेक्शन है, इनका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो लेना है। तो दोनों में कॉमन लेने का मतलब इन दोनों के बीच में ये जो दोनों पार्ट है ना, इन दोनों पार्ट का आपने इंटरसेक्शन लेना है ऐसे। तो वो क्या आ गया कि जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू देखो यहां से ये -2 से लेकर के कहां तक चलना चाहिए, -√2 तक, ये वाला पार्ट जो है ये कॉमन आ रहा है, -2 से लेकर -√2, तो -2 से लेकर के -√2, एक तो ये पार्ट कॉमन आ गया। दूसरा देखो पॉजिटिव वाले पोर्शन में देखो क्या आ रहा है कि √2 से लेकर के ये कहां तक चल रहा है, 2 तक, तो √2 से लेकर 2 तक ये डोमेन आ गई। क्लियर हुआ होगा सभी को? सर ओपन ब्रैकेट नहीं आएगा? नहीं बच्चे देखो ना, सर इंटरसेक्शन, ये देखो ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ऐसे लेस देन इक्वल टू, Okay, ग्रेटर sir. देन इक्वल। इंटरसेक्शन में सर कॉमन पार्ट लेना होता है ना? हाँ, इंटरसेक्शन में बच्चे कॉमन पार्ट लेना होता है। यूनियन का मतलब आपने उनके सारे पॉइंट लेने होते हैं। यूनियन का मतलब आइदर ऑफ टू। सर फिर इसमें कॉमन पार्ट तो लिया ही नहीं आपने, कोई भी है ही नहीं मतलब इसमें कॉमन पार्ट। क्यों कॉमन पार्ट नहीं है? ये कॉमन पार्ट तो है, देखो एक बार के लिए ये लिखा हुआ है, एक ही नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लो आप इन्हें, देखो ऐसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यहां पर आएगा -2, यहां पर आएगा -√2, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर √2, फिर उसके बाद आएगा 2। तो ये वाला क्या कह रहा है, -2 से लेकर 2 तक चलना चाहिए। एक कह रहा है -2 से लेकर के और ये 2 तक चलना चाहिए। दूसरे वाला क्या कह रहा है, -∞ से लेकर के -√2। दूसरे वाला कह रहा है -∞ से लेकर के -√2, और यहाँ पर √2 से लेकर के इनफाइनाइट। तो इनका कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, ये जो है, ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन हो गया। क्लियर दीपक? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट। आपने कहा कि अगर मान लो कहीं पर, अभी तो आपने देखा था साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, और ये लिखा है कोसिकेंट इनवर्स ए, और यहाँ पर या फिर लिखा हो सीकेंट इनवर्स ए, तो इन दोनों की डोमेन वो क्या होती थी, ऐसे होती थी, ए बिलोंग्स टू, आपने कहा था ये जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में नहीं होती है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये यूनियन लिखा हुआ है ना, यूनियन कैसे आता है, ऐसे कि ए की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है, और या फिर ए की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐसे होना है। तो आप क्या करोगे कि ए की जो वैल्यू एक बार तो लेस देन इक्वल टू -1 के लिए, और ए की जो वैल्यू हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सोल्व करोगे, और उनका जब आप ऐसे यूनियन लोगे, ठीक है, यहां से आपने क्या लिया, यूनियन ले लिया। और का मतलब है ये यूनियन है, यूनियन, और का मतलब यूनियन, यानी कि जैसे यहां से कोई भी सॉल्यूशन आ जाएगा, यहां से कोई भी सॉल्यूशन आ जाएगा, उनका आपने यूनियन लेना होगा ऐसे। तो वो क्या गया, ऊपर वाला। नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट। अगर आपके पास में ये लिखा हुआ साइन ऑफ एक्स लिखा हो, ठीक है, साइन ऑफ एक्स लिखा हो, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, उन सब की तो क्या होती है, आप देखो साइन ऑफ एक्स लिखा है, साइन ऑफ एक्स की डोमेन क्या हुई, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, ठीक है, ओके। ऐसे ही अगर आपने कहा कोस ऑफ एक्स लिखा है, तो इसमें भी एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो इसमें भी एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, टेन इनवर्स एक्स। ऐसे ही कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। ऐसे ही आपने कहा कि e रेज टू की पावर x का ग्राफ आपने देखा है, तो x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो,
e रेज टू की पावर x हो, a रेज टू की पावर x हो, ठीक है, मोड ऑफ x हो, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो यहां पर, ठीक है, और या फिर कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हो, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हो, एनी पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही अभी आपने देखा था कि ये लिखा हुआ, मान लो कि x रेज टू की पावर 1/2n+1, ऐसे ओड रूट टाइप से, तो इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो, सिग्नम ऑफ x हो, इन सब की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी, विल हैव डोमेन एज आर, आर का मतलब हुआ रियल नंबर, आर का मतलब हो गया रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, यानी -∞ टू +∞ सभी वैल्यू। सेवंथ पॉइंट, अगर आपके पास मान लो ये लिखा हुआ है tan ऑफ a, ठीक है, ऐसे ही secant ऑफ a, तो इनमें क्या होगा कि tan वाले केस में क्या होता है, नीचे क्या आता है, कोस आता है, साइन डिवाइड बाय कोस, सिकेंट में भी क्या होता है, नीचे कोस आता है, यानी कि जहां पर कोस की वैल्यू 0 हो जाएगी वहां पर ये नॉट डिफाइंड टाइप का बन जाएगा। तो यहां पर आपने कहा कि जो a की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए कि ऑल रियल नंबर, उसमें से जहां पर कोस 0 हो जाएगा वो वैल्यू हटा दो, तो 2n+1 π/2। ऐसे ही आपने बोला कि अगर आपके पास में ये लिखा हुआ है कोट ऑफ ए लिखा हुआ है, कोसिकेंट ऑफ ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस वाले केस में कोट का मतलब क्या हो गया, कोस डिवाइड बाय साइन, कोसिकेंट का मतलब क्या हो गया 1/sin, तो इसका मतलब हुआ कि जहां पर साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी वहां पर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो साइन की वैल्यू कहां पर 0 होगी, मल्टीपल ऑफ पाई पर, ठीक है, मल्टीपल ऑफ पाई पर, तो आपने कहा a बिलोंग्स टू r माइनस का n पाई, r माइनस का n पाई। यहां तक की बातें सभी को क्लियर हो गई होगी बच्चों, यहां तक की बातें सभी को क्लियर हो गई होगी। किसी बच्चे को भी कोई पॉइंट में प्रॉब्लम है तो पूछे। अगर मैं कहता हूं कि अगर आपके पास में दो फंक्शन है तो उस वाले केस में आप क्या करोगे, मान लो आपके पास में ऐसे है कि डोमेन फाइंड करनी है आपने, कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है f, ठीक है, और कोई दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है उसके साथ में ऐड में है या फिर वो सब्ट्रैक्शन में है, f+-g हो, ऐसे हो, या फिर वो प्रोडक्ट की फॉर्म में चल रहा हो, f × g टाइप से चल रहा हो। तो आपने क्या करना है, डोमेन फाइंड करने के लिए दो अलग अलग फंक्शन है, जैसे एक साइन हो गया, एक e⁻x हो गया, ऐसे कुछ भी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि वो आपस में ऐड हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उस वाले केस में आपने क्या कर लेना है कि पहले तो आप डोमेन फाइंड कर लो किसकी, f की, और दूसरा आपने क्या कर लिया, दूसरी क्या कर लिया, डोमेन फाइंड कर लिया आपने g की, क्योंकि सभी और उनका इंटरसेक्शन लेना चाहिए, यानी कि आपने ऐसी कोई वैल्यू नहीं लेनी है जिस पर कोई अनडिफाइन हो रहा हो। तो आपने पहले f की डोमेन फाइंड कर ली और g की डोमेन फाइंड कर ली, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, इंटरसेक्शन लेने का मतलब दोनों का कॉमन पोर्शन ले लिया। ओके, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। अब आपने कहा सेकंड पॉइंट, अगर मान लो ये f डिवाइड बाई g टाइप का हो तब क्या करोगे, ऐसे हो f, कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है और नीचे दूसरा फंक्शन क्या है g में, ऐसे हो, तो आपने क्या करना है, आपने बस एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपने ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट है ये तो करना ही करना है कि डोमेन ऑफ f लेनी है, इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g लेनी है, ठीक है, दोनों का कॉमन पोर्शन, और साथ में आपने ये ध्यान रखना है कि जो g है, g ऑफ x है, वो नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, g ऑफ x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं बननी चाहिए, ये भी ध्यान रखना आपने, नीचे वाला पार्ट जो है वो 0 के इक्वल नहीं बनना चाहिए। ओके सर ये f/g है या फिर डोमेन ऑफ फंक्शन डिवाइड बाय डोमेन ऑफ g? नहीं, डोमेन क्या होता है, ये एक फंक्शन लिखा हुआ है f डिवाइड बाई g टाइप का, ठीक है, यानी दो फंक्शन है, जैसे आपके पास में लिख दिया आपने कि एक लिख दिया sin x मीन्स डिवाइड बाई सर sin इसमें 1। जीरो नहीं ले सकते ना सर, g की वैल्यू में। क्या कह रहे हो,
जो सर जी का फंक्शन है उसमें सर जी की एक्स की वैल्यू से 0 नहीं ले सकते ना, अगर ले लेंगे सर नो डिफाइंड हो जाएगा ना। हाँ 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 हाँ, वो आपने जो x है ना, x जैसे एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स फंक्शन लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू तो 0 हो सकती है, बट जी ऑफ एक्स यानी जो फंक्शन है नीचे वाला फंक्शन, किसी ऐसी वैल्यू पर 0 नहीं बनना चाहिए, वो 0 नहीं बनना चाहिए। अभी एक दो एग्जांपल कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे है बच्ची, ये डोमेन है, ठीक है, ये डोमेन। चलो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, ये चीजें भी क्लियर हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि ये लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स प्लस में साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो देखो साइन ऑफ एक्स की जो डोमेन होती है वो तो क्या होगी, ऑल रियल नंबर, कुछ भी पुट कर सकते हो इसमें, बट साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, -1 to 1 होती है। तो इसका मतलब इसकी फाइनल डोमेन क्या आ गई, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो डोमेन क्या आ गई आपके पास में, -1 to 1, कॉमन पोर्सन -1 to 1 आपके पास में डोमेन आ गई। ये आंसर होगा। क्लियर इतनी बातें? ओके, और एग्जांपल लेना हो, ये लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स, यहां पर लिख दिया मैंने x/2, ठीक है, प्लस में यहां पर लिख दिया मैंने अंडर रूट में x+1। तो आपने देखो सबसे पहले साइन इनवर्स x/2 की डोमेन फाइंड करोगे तो उसमें क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स के अंदर जो आता है वो क्या आना चाहिए, -1 to 1 आना चाहिए। तो x/2 की जो वैल्यू है वो -1 to 1 होनी चाहिए, ऐसे। तो इसका मतलब हुआ कि जो x की वैल्यू हो गई, ये 2 पॉजिटिव टाइप का नंबर है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो सकता है। ओके, तो ये क्या हो गया, -2 से लेकर की 2 तक की वैल्यू हो गई, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ में, x+1 की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ गई। तो डोमेन क्या आ गई, इनका इंटरसेक्शन। डोमेन क्या होगी, x बिलोंग्स टू, x की जो वैल्यू है वो कहां से, देखो ये कह रहा है -2 से 2 चलना चाहिए, ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होना चाहिए। -1 से ग्रेटर होने का मतलब कहां तक चला गया, -1 से लेकर के, और ये 2 तक जा रहा है, 2 तक ही जाना आपने बस, तो 2 तक, ये डोमेन हो गई। क्लियर हुआ दीपक? यस सर। सचिन क्लियर सर हुआ अगर बच्चे? इसमें सर लाइन पे अगर आप वो सर लाइन खींच के बनाए तो सर, भाई लाइन खींच के बनाने वाली वो तो आप कर सकते हो, अब इतना थोड़ी ना है, वो तो लाइन खींच के तो तब बनाते हैं जब बिल्कुल स्टार्टिंग में कर रहे होते हैं कि कुछ पता ही नहीं। अभी तो आपको इतना तो सब चीजें जानते ही हो, आप सीधा सीधा कर सकते हो। अब लाइन खींच के करना है तो कर सकते हो, मतलब लाइन खींच के, मैं वो लाइन खींच के मैंने मन मन में ही कर दिया ऐसे, देखो ना आप, सीधा सीधा दिख रहा है, वो तो -2 से लेकर, ये कह रहा है -2 से लेकर के 2 तक जा रहा है। और दूसरा क्या कह रहा है, x की जो वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, -1 से, तो -1 यहाँ पर है, तो -1 से ये ऐसे जा रहा है तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या आया, कॉमन पोर्शन जो आया वो क्या आ गया, -1 से लेकर के और 2 तक, ये कॉमन पोर्शन हो गया, ठीक है। अब इतना स्लो भी नहीं चलेंगे कि लाइन खींच खींच के दिखानी पड़े, है ना, ये तो आप खुद से कर सकते हो। अब एक मैं तो बता सर दिया। वो तो सर मैं खुद के देख पूछ रहा था, अगर हम वैसे करके देखना चाहे तो अलग से रफ में। हाँ तो कर लो, वो आपके पास ऐसे वही आएगा सेम, थोड़ी ना ऐसे कुछ अलग आ जाएगा, वो ऐसे करके देखा हुआ है, ठीक है। मुझे सीधे सीधा पता चल रहा है, आपको भी पता चलना चाहिए। एक कह रहा है -2 से लेकर 2 तक चल रहा है, भाई -2 से 2 तक की जो नंबर लाइन है वो तो दिमाग में बनी गई ना, -2 से लेकर 2 तक। फिर एक कह रहा है -1 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका कॉमन पोर्शन क्या है, -1 से लेकर 2 तक का आ गया। ओके, मान लो अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे x माइनस, यहां पर लिख दिया मैंने कि x-2, और यहां पर लिख दिया मैंने जैसे x+2 लिख देता हूं, चलो ये लिख दिया मैंने। देखो इनको कोई बच्चा अगर सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दे, x² -4 कर दे तो गलत आएगा उसका, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अलग अलग करना है। जैसे सबसे पहले आपने कहा कि ये क्या आएगा f, और ये क्या आएगा आपके पास में g। आपने ध्यान रखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने किया था ऐसे, -6 और -6 ऐसे, अगर आप -6 और -6 ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू अलग आएगी, वो तो +36 हो जाएगा। बट इसे देखोगी तो इसकी वैल्यू अलग अलग सोल्व करोगे तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। हम सीधे सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे अंडर रूट के अंदर।
तो ये एफ है, ये जी है, तो आपने इनके अलग अलग डोमेन फाइंड की। ये क्या आ गया, इसमें तो आ गया आपके पास में x माइनस टू की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइप्स। यहाँ पर देखो x प्लस टू की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। एक कह रहा है कि x की वैल्यू, इंटरसेक्शन लेना है इनका, एक कह रहा है x की वैल्यू माइनस टू से ग्रेटर होनी चाहिए, दूसरा कह रहा है x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो इसका मतलब कौन सा हो गया आपके पास कॉमन पोर्शन, क्या हो गया, 2 वाला जो है 2 ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब माइनस टू से तो ग्रेटर होगा ही होगा। तो x की जो वैल्यू हो गई वो क्या आ गई, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। और अगर आप देखो इसे मल्टीप्लाई कर देते तो देखो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस का 4, इसकी डोमेन अलग आ जाती है, वो गलत है फिर वो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से आपने सोल्व किया एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया, तो ये जो वैल्यू आएगी बिटवीन द रूट्स नहीं आएगी। देखो अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक टाइप का एक्सप्रेशन लिखा होता है एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा और लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब बिटवीन द रूट्स वैल्यू आएगी। अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 लिखा है तो बाहर बाहर आएगा रूट्स के बार बार। तो ये क्या आएगा आपके पास, नंबर लाइन पर ड्रॉ किया आपने, तो आपने बोला एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस का 2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। समझ पा रहे हो ना, मैंने ये किया है, अब मैं बार बार करके नहीं दिखाऊंगा ऐसी चीजें। तो आपने कहा ये माइनस 2 है, ये 2 है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला पोर्शन ले लिया आपने। तो इसकी डोमेन अलग आई है, उसकी डोमेन अलग आई। ओके, फाइंड किया आपने, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोस ऑफ एक्स प्लस में अंडर रूट में, यहां पर लिखा हुआ है एक्स माइनस वन और यहां पर लिखा है 2 माइनस का एक्स, इसकी डोमेन फाइंड करनी है आप। वन से पाई बाय टू। 1 से पाई बाई 2, और उसके बाद में उनके बारे में अलग से कमेंट भी करो कि ओपन क्लोज। अच्छा, और दोनों पे क्लोज आएगा सर। हाँ ठीक है बच्चे। सचिन कहाँ हो, सुदर्शन, रोहित क्या आंसर आया क्या आपका। है सर? सभी का आंसर आ जाना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओनली वन आ रहा है सर मेरा। ओनली वन, सर 1 से पाई बाय 2 आ गया क्लोज। ठीक है, सभी का आ गया, दीपक का नहीं आया बस। सर 1 से 2 आया सर। 1 से 2, क्या क्या कर रहे हो तुम।
ओके देखोगे ये लिखा हुआ है कि cos ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए भी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। cos ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा यहां पर ये अंडर रूट में लिखा हुआ है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए कि आपके पास x माइनस वन एंड 2 माइनस एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो यहां पर देखो पहले वाले से तो क्या हुआ कि पहले वाले से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब आप समझ गए होंगे कि cos x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ओके तो cos x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो बहुत सारी वैल्यू पर होगी, तो हम क्या लेना है कि इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, ये वाला जो पोर्शन है इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये दूसरे वाला जो है इसको सोल्व कर लेता हूँ, फिर देखूंगा कि cos x की वैल्यू किस पर लेस देन जीरो हो रही है, उसको हटा दूंगा मैं। ओके तो अब आपने कहा कि इसे सोल्व करने का मतलब इसे सोल्व करते हुए सर ये इसमें ध्यान रखना है। cos x की भी तो डोमेन आएगी, हाँ वो लेंगे ना, अभी लेंगे cos x की भी। अब आपने मतलब कहा -1 to 1 तक की। cos x की वैल्यू -1 to 1 थोड़ी ना होती है, cos x का ग्राफ तो ऐसे होता है डोमेन, वो तो आपके पास ऐसे ग्राफ चलता है ना cos x का ग्राफ, तो वो तो ऑल रियल नंबर होता है, cos इनवर्स नहीं है ये। अब आपने कहा कि x माइनस वन टू माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, किसी बच्चे ने ऐसी तो गलती नहीं की है कि ये x माइनस वन और सीधा सीधा ऐसे कर दिया हो कि ये कर दिया नहीं सर, वन नेगेटिव चेंज होगा ये। ये टू। हाँ तो इनका जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सीधा सीधा नहीं कर सकते आप। तो आपने क्या किया x माइनस वन और ये आपने x माइनस टू, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगी, माइनस साइन कॉमन लिया आपने, ठीक है। माइनस साइन कॉमन लेने का मतलब हुआ यहाँ से कि ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो आपने कहा कौन सा पोर्शन हो गया, यहाँ से हो गया आपके पास में कि x की जो वैल्यू है वो वन से लेकर टू तक की वैल्यू, ऐसे ये हो गया। ओके यानी कि यहां से आपके पास निकल कर आया x बिलोंग्स टू वन से लेकर टू। अब इसके साथ आपने इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, यहां से x की वैल्यू, तो देखो भाई वन से लेकर टू तक का जो ग्राफ होता है, कोस का जो ग्राफ होता है, कोस जीरो की वैल्यू वन होती है एंड कोस पाई बाई टू का मतलब हो गया आपके पास में 3 पॉइंट डिवाइड बाई कुछ, ठीक है। और इससे नीचे ऐसे ग्राफ चलता है, ये पाई बाई टू होता है, फिर उसके बाद पाई, फिर ये 3 पाई बाई टू होता है, 3 बाई टू पर दोबारा ये क्या बनेगा, पॉजिटिव आना स्टार्ट होगा, और यहां पर क्या होता है जीरो। तो देखो एक्स की वैल्यू वन से लेकर टू तक चल रही है, एक्स की वैल्यू वन से लेकर टू तक चल रही है, तो वन से लेकर टू तक में ये तो कहां पर, ये पॉजिटिव कहां पर है, जीरो से लेकर पाई बाई टू तक जो है ये आपके पास में क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि यहां से केवल आपके पास में क्या आ गया है, 0 to π/2, ये कह रहा है 0 to π/2 है ना, इस वाले केस में, बस केवल इस वाले केस में। बट ये कह रहा है कि कॉमन लेना है, कॉमन कहां से लेना है, वन से लेकर टू तक का कॉमन लेना है। तो वन से लेकर टू तक का कहां तक का कॉमन आएगा, आपके पास आ गया कॉमन जो आया वो हो गया है x बिलोंग्स टू, क्योंकि वन से नीचे वाली वैल्यू तो इसमें है ही नहीं, तो आपने कहा वन से लेकर के कहां तक, π/2 पर जीरो बनेगा वो, π/2, π/2 देखो टू से कम है, टू से कम है, इसलिए आपने क्लोज लगाया। क्लियर, मेरी बात समझ पाए? नहीं सर, ये लास्ट वाला इंटरसेक्शन दोबारा बता दो। भाई देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, cos x की जो वैल्यू है, cos x की वैल्यू तो भाई देखो कहां कहां पर, ऐसे बहुत सारी वैल्यू पर होगी, ठीक है, ऐसे बहुत सारी वैल्यू पर होगी, ठीक है। बट जब आप कॉमन ले रहे हो, भाई कॉमन किसके साथ लेना है, वन से लेकर टू तक का लेना है, तो इससे बाहर की वैल्यू तो जाएगी नहीं कॉमन में। x की जो वैल्यू है वन से लेकर टू तक का कॉमन लेना है, तो इससे फालतू वैल्यू भी आ रही होगी x की, तो वो तो इंक्लूड होगी नहीं ना यहाँ पर कॉमन में, क्योंकि वन से लेकर टू वाला पोर्शन के बीच में ही कॉमन लेना है। तो वन से लेकर टू तक का जब कॉमन लेना है, तो वन से लेकर π/2, π/2 का मतलब होता है 3.14 डिवाइड बाई टू, ठीक है, यानी कि टू से कम है वो वैल्यू क्या है, टू से कम है, टू, यानी कि वन से लेकर के π/2 तक का जो पोर्शन है वो कॉमन आ गया, π/2 यहां पर होगा कहीं पर, ये π/2 होगा यहां पर π/2। तो दूसरा वाला आ रहा है ऐसे वन से लेकर के ये π/2 तक, इसके बाद नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया दीपक? यस सर। भाई अगर आपने x की वैल्यू π/2 से ज्यादा पुट कर दी, मान लो कोस x की वैल्यू आपने 2 पुट कर दी, 2 पुट कर दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो cos 2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके ये वाली चीज क्लियर हुई? मीनाक्षी बच्चे क्लियर हुआ ये? संध्या
यस सर। अमन क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट किया आपने ये लिखा हुआ है जैसे कि प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं बस ये, ठीक है। ये लिख दिया आपने x-4 और यहाँ पर लिख दिया sin x-2, ऐसे लिख लिया। तो इसकी डोमेन फाइंड करनी है आपने। इसकी डोमेन फाइंड करनी, तो इसकी डोमेन फाइंड करने का मतलब होगा भाई कि x-4 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, sin x अंडर रूट की फॉर्म में sin x-2, इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां से तो क्या है, जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यूनियन। दीपक यहां से क्या आएगी x की वैल्यू अगले वाले से? sin x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ जाएगी। और फिर उसके बाद x की वैल्यू कहां पर बनेगी, x की वैल्यू क्या होगी फिर? भाई sin x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती ही नहीं है, ठीक है। ग्रेटर देन 1 होती ही नहीं है, तो ग्रेटर देन 2 की बात कर रहा, तो 2 से तो ज्यादा होगी ही नहीं। sin x की वैल्यू 2 के इक्वल भी नहीं होगी, यानी कि यहां से क्या है, x ऐसा कोई x पॉसिबल नहीं है। तो आपने कहा x बिलोंग्स टू क्या हो गया, रियल के लिए ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तो आपने कहा x इक्वल टू क्या आ गया, यहां से फाई आ गया। फाई का मतलब एम्प्टी, फाई का मतलब क्या हो गया, एम्प्टी। और इसके साथ आपने क्या लेना है कि ये इंटरसेक्शन लेना है, ये इंटरसेक्शन लेना है। तो एक जगह तो एम्प्टी है, यानी कुछ x की वैल्यू ही नहीं है, और दूसरी जगह क्या है आपके पास में, दूसरी जगह x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन लेना है, यहाँ पर तो x में कुछ है ही नहीं, तो क्या आएगा इंटरसेक्शन, क्या आएगा कॉमन पोर्शन, क्या आएगा, कुछ आएगा ही नहीं कॉमन पोर्शन। तो आप कहोगे कि इसका जो फाइनल सोल्यूशन हो गया है, यानी कि जो डोमेन आई वो क्या आ गई है, डोमेन x बिलोंग्स टू फाइव। फाइव का मतलब एम्प्टी। ओके, अगर मान लो इसी चीज को कोई बच्चा ऐसे कर देता, ये मैंने पहले बताया हुआ कि ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर दो अंडर रूट लिखे हुए हैं तो जब तक वो दोनों के दोनों, यानी कि उनमें से क्या होना चाहिए कि दोनों के दोनों नेगेटिव टाइप की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, एक पॉजिटिव टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, एक नेगेटिव टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, या फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव टाइप की वैल्यू, तब आपके पास मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। तो हमें तो पता नहीं कि नेगेटिव है पॉजिटिव है कुछ, ठीक है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इनको आपस में। अब अगर मैं मान लो मल्टीप्लाई कर देता है इसमें, तो देखो डोमेन चेंज हो जाती है। यहां पर ये लिखा हुआ है x-4 और यहां पर लिखा हुआ है sin x-2, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया आपके पास में कि जो अंदर लिखा हुआ है ना, ये x-4 इंटू में sin x-2, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का मतलब आपके पास में ये जो है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इन्हें तो नंबर लाइन के ऊपर ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर सकते कि x की वैल्यू 4, यहाँ पर sin x की वैल्यू ग्रेटर देन 2। या फिर आप इसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे मैनिपुलेट कर लो इसे, कि अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, मुझे पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर 1 के बीच में होती है। तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस का sin x बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई, ये वाला इतना वाला जो पार्ट निकल कर आया, ये तो क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है, हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है, ऑलवेज पॉजिटिव टाइप की वैल्यू है। तो अगर ऑलवेज पॉजिटिव टाइप की वैल्यू है तो इसको आप हटा सकते हो। अगर ऑलवेज आपको पता चल गया कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको आपने हटा दिया। तो इसका मतलब हुआ यहां से कि क्या हुआ, दिस इंप्लाइज कि x-4 की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए आपके पास में, लेस देन इक्वल टू 0 टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि x-4 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 4। तो यहां से डोमेन क्या गई, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू 4 क्लोज। ये डोमेन निकल कर आई, यहां पर डोमेन निकल कर आ गई यहां पर। x-4 नहीं आएगा सर। x-4, अच्छा ये, हाँ हाँ नहीं है। ठीक है, ये x की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 4 हो गई है ना।
तो इसकी डोमेन निकल कर आ गई है। और ये कोई बच्चा कंफ्यूज हो गया हो कि ये 2 माइनस साइन एक्स कहाँ चला गया, भाई ये कोई एक नंबर है, ये दूसरी तरफ जाएगा, पॉजिटिव टाइप का नंबर है तो इनइक्वलिटी को चेंज नहीं करेगा, दूसरी तरफ जाएगा 0 डिवाइड बाई कोई नंबर तो 0 ही बन जाएगा। लिखा होता है जैसे मान लो अगर यहाँ पर लिखा है 2 इंटू में x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो इस 2 को मैं हटा देता हूं यहां से, तो x माइनस 2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिए, डोमेन फाइंड करनी। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पर लिख दिया जैसे मैंने साइन ऑफ एक्स माइनस का 3 सोल्व किया आप सभी। अब तो समझ में आ गया होगा किस तरह से सोल्व करना है। इसकी डोमेन फाइंड करनी है आपने। x equals to n pi. x इक्वल टू n पाई, ठीक है, वेरी गुड बच्चे। संध्या तुम कहाँ गए हो भाई? यही हूँ सर। तो वीडियो क्यों ऑफ की हुई आपने? वीडियो ऑन कर लो। प्रथम आंसर आया आपका? सर कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन ले रहा हूँ। किस किस का इंटरसेक्शन लेने लगे? बड़ा सिंपल सा है, देखो सीधा सा आपने क्या कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन, ये जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई है ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। ओके, तो साइन स्क्वायर एक्स भी आपने जैसे किया था, साइन ऑफ एक्स माइनस 3, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया यहाँ से, क्यों ले लिया, ताकि मैं इसको हटा पाऊं। तो ये अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा, या आप सीधा सीधा भी हटा सकते हो कि साइन एक्स माइनस 3 की जो वैल्यू वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि नेगेटिव को दूसरी तरफ ले जाओगे तो इनइक्वलिटी को चेंज कर देगा। आप सीधा भी बोल सकते थे कि ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, ऐसे। अभी तो मैंने पॉजिटिव करके बोला था, अगर मैंने कहा ये क्या है, ऑलवेज नेगेटिव है, अगर ये वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव है तो दूसरी तरफ जाएगा इनइक्वलिटी के, तो क्या बना देगा, इनइक्वलिटी को चेंज कर देगा। नेगेटिव नंबर जो होता है वो इनइक्वलिटी को चेंज कर देता है। तो साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 0 टाइप की वैल्यू हो गई। देखो किसी नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हुआ साइन एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब समझ गए कि ये क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ एक्स इसका स्क्वायर लिखा हुआ है ऐसे। इसकी जो वैल्यू है ये होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो किसी नंबर का स्क्वायर वो लेस देन इक्वल टू 0 नहीं, किसी नंबर का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि उसकी वैल्यू केवल 0 हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 हो गई। इक्वल टू 0 कहां पर होती है, जब x इक्वल टू n पाई होता है। तो आपने कहा x बिलोंग्स टू n पाई, और n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये डोमेन आ गई। सर आपने साइन स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट 0 के नीचे क्यों नहीं लेके गए? साइन स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट 0 के नीचे ऐसे लिख दिया। देखो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब ये होता है बच्चे, किसी नंबर का स्क्वायर। तो साइन की वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होगी वो तो क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव या फिर 0। साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टाइप की वैल्यू आएगी। यानी कि यहां से आया साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टाइप की वैल्यू होगी। सर वो इक्वल टू 0 हो सकता है इसलिए डिवाइड नहीं किया। इक्वल टू 0 हो सकता है इसलिए डिवाइड नहीं किया, मतलब सर मतलब ये 0, आप साइन स्क्वायर एक्स को 0 के नीचे इसलिए नहीं लेके गए ना क्योंकि वो 0 भी हाँ हो हाँ सकता है। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो इस बात के ऊपर इसी बात से नहीं लिख गया, क्योंकि 0 जो है अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है कि 0 इंटू में 7 इक्वल टू, यहां पर लिख दिया 0, तो इस 0 को अगर मैं ऐसे लेके चला गया नीचे की तरफ तो ये तो क्या बन जाएगा, 0 डिवाइड बाई 0 की वैल्यू 7 टाइप की वैल्यू हो जाएगी।
वो तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। ऐसा तो जो जीरो को है ना मैं दूसरी तरफ लेके नहीं जा सकता ऐसे। ओके, यहां तक की बातें सबको क्लियर हुई? नेक्स्ट टॉपिक लिखा, इसी में थोड़ा और आगे चलते हैं अभी। सोल्विंग inequalities involving periodic function। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे ये लिख दिया मैंने कि 2 sin of x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हुआ कि साइन ऑफ x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1/2 हो गई। और इसको सोल्व करने के लिए मैंने बताया था, ठीक है आपको, कि आप क्या मान लो, इसको भी y के इक्वल मान लो और इसको भी y के इक्वल मान लो, इनका ग्राफ बना लो, उसके बाद सोल्व कर लो। ठीक है, तो अब देखो, अगर आपको इन्हें सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करोगी, ऐसे सोल्व करोगी, क्योंकि ये तो x की बहुत सारी वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। तो ये, और ये आपको पता है साइन जो होता है, साइन कैसा ग्राफ होता है, पीरियोडिक टाइप का ग्राफ होता है। साइन फंक्शन, साइन कैसा होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, वो अपने आप को रिपीट करता है, 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। तो आपने क्या करना है, एक इंटरवल लेना है, एक आपने कोई भी इंटरवल ले लिया 2 पाई का, उसमें आपने इसका ग्राफ का जो नेचर है, यानी कि उसमें आपने सॉल्यूशन फाइंड कर लिए, तो वो सॉल्यूशन क्या आएंगे, 2 पाई पे 2 पाई के बाद में रिपीट करते जाएंगे। वही सॉल्यूशन क्या होंगे, 2 पाई के बाद में रिपीट करते जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ऐसे कहा कि पहले आपने ग्राफ बनाया y इक्वल टू साइन ऑफ x का ग्राफ, ऐसे आपने ग्राफ बनाया। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हुए आपने क्या, एक ग्राफ दूसरा क्या बनाया, y इक्वल टू माइनस का 1/2 के लिए ग्राफ बनाया। तो y इक्वल टू माइनस 1/2 की लाइन मान लिया मैंने कि यहां से जा रही है, ये माइनस 1/2 है, यानी कि y इक्वल टू माइनस का 1/2। अब क्या होना चाहिए कि एक इंटरवल में देख लो, यानी कि 0 से लेकर, इसका जो ग्राफ होता है वो इसका पीरियोडिक टाइप का ग्राफ होता है, और इसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, 2 पाई पीरियड होता है। तो आप एक 2 पाई का इंटरवल ले लो, कोई भी एक 2 पाई का इंटरवल ले लो, चाहे 0 से लेकर 2 पाई ले लो, चाहे माइनस π/2 से लेकर के और 3π/2 तक ले लो। ठीक है, ऐसे कोई भी इंटरवल ले लो। ठीक है, कोई भी एक इंटरवल ले लो। ठीक है, आप 0 से लेकर 2 पाई तक का ले लो, मैंने क्या बोला, आप 0 से लेकर 2 पाई तक का ले लो, या फिर माइनस π/2 से लेकर 3 पाई। तो आपने बस एक इंटरवल लेना है। जैसे मैं कहता हूं कि ये जो वैल्यू है यहां पर क्या है, माइनस का π/2 है, ये 0, और ये आपके पास में π/2, और ये आपके पास में पाई, यहां पर आपके पास में 3π/2, और ये 2 पाई। कोई भी एक इंटरवल लो, एक साइकिल ले लो, कोई भी एक साइकिल ले लिया आपने। जैसे मैं अगर माइनस π/2 से लेकर π/2 तक की बात करता हूं, ठीक है, तो इस वाले केस में मैं ये वाला ले रहा हूं, ये 2 पाई लेंथ का मैंने एक इंटरवल ले लिया, एक साइकिल ले ली। इसमें क्या होना चाहिए, साइन एक्स का जो ग्राफ है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, -1/2 से। तो देखो इस वाले ग्राफ में कि कहां पर साइन एक्स की जो वैल्यू है वो ऊपर है, साइन एक्स का ग्राफ ऊपर होना चाहिए। तो साइन एक्स का ग्राफ ऊपर होने का मतलब हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है, यहां पर साइन एक्स का ग्राफ ऊपर चल रहा है, और y इक्वल टू माइनस π/2 का जो ग्राफ है वो नीचे चल रहा है। किसमें देख रहा हूं मैं, इस वाली लेंथ में देख रहा हूं, ये एक 2 पाई की लेंथ में मैं देख रहा हूं, ये 2 पाई की लेंथ है। ओके, तो इस यानी कि जो मैंने शेड किया अभी ग्रीन से, इस पोर्शन में क्या है, साइन एक्स का जो ग्राफ है वो ग्रेटर देन है।
ओके, तो ये वाली वैल्यू कैसे आएगी? ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये कैसे होगी कि आपने देखा कि साइन एक्स की वैल्यू -1 माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस पाई बाई, देखो माइनस पाई बाई 2 जीरो से पहले इसकी वैल्यू -1/2 कहां पर होगी? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कहां पर होती है, तो आप कह सकते हो माइनस का पाई/6 पर, पाई/6 पर 1/2, तो माइनस पाई/6 पर क्या होगी? -1/2। ओके, ऐसे ही यहां पर पाई से आगे, पाई से आगे -1/2 कहां पर होगा? तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, पाई से आगे जा रहे हो आप, पाई से आगे, तो पाई से आगे जाने का मतलब पाई में आप पाई/6 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 7 पाई/6। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 पाई/6 इस वैल्यू पर, ठीक है। तो इस पोर्शन में जो ग्राफ है ये पॉजिटिव रहेगा, इस पोर्शन में जो ग्राफ है वो क्या रहेगा? जो साइन एक्स का ग्राफ है वो पॉजिटिव नहीं, साइन एक्स का जो ग्राफ है वो ग्रेटर देन रहेगा किससे? -1/2 से। तो आपने एक साइकिल के लिए लिखना है, ठीक है, आपने क्या करना है? एक ही साइकिल के लिए लिखना है, और उसके बाद आप इसे जनरलाइज कर दोगे। आप इसे क्या कर दोगे? जनरलाइज कर दोगे। जनरलाइज कैसे करेंगे? तो उसके लिए नोट लिख लिया आपने, नोट लिखा आपने कि इफ सॉल्यूशन अकर, if solution occur in periodic sense, ठीक है, यानी पीरियोडिक फंक्शन में, पीरियोडिक सेंस, then write solution for any one of the cycle। एक साइकिल के लिए लिख लो आप, ठीक है। एक साइकिल का मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो, एक साइकिल होने का मतलब कि आपके पास ये जो लेंथ होनी चाहिए, ये उसका पीरियड होना चाहिए, फंडामेंटल पीरियड जितना होता है, ये 2 पाई है, ये लेंथ कितनी है? यहां से 2 पाई लेंथ ली हुई, वन ऑफ साइकिल, ठीक है। एक के लिए लिख लिया आपने, और जैसे अब ये जो वैल्यू आई है, जैसे यहां से क्या आ गया? -पाई/6 से लेकर के 7 पाई/6 तक आ गया, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? इस चीज को बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर, क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसको हम बोल देंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और आपने अगर उसमें जनरलाइज करना है, देन क्या करोगे? आप ऐड कर दोगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड, वो आपने ऐड कर दिया। क्या बोल दिया मैंने? देखो ऐसे बोल दिया मैंने कि अगर आपने लिख दिया -पाई/, अगर आपने लिख दिया इस वाले केस में कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, पीएस का मतलब हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो क्या हो गया? -पाई/6 से लेकर के 7 पाई/6 तक हो गया। और अगर आपने इसे जनरल करना है, जनरलाइज करना है, जनरल सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि हर एक वैल्यू के लिए बताना है जनरल सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा आपके पास में? आपने ऐसे किया कि जो इसका पीरियड कितना होता है, फंडामेंटल पीरियड इसका होता है 2 पाई। ओके, तो 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आपने ऐड कर देना है। तो 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल ऐड करने का मतलब आपने क्या कर दिया? 2n पाई ऐड कर दिया, 2n पाई ऐड कर दिया आपने, ठीक है। 2n पाई, ये -पाई/6 था, यहां पर क्या हो जाएगा? 2n पाई ऐड किया, बस आपने तो 2n पाई लगा दिया बस उसके सामने, प्लस में 7 पाई/6, ये आपके पास में हो गया है। और ये n क्या है? n बिलोंग्स टू है इंटीजर, तो आपने सारे सॉल्यूशन लिखने हैं, तो यहां पर क्या कर दिया आपने? ऐसे यूनियन कर दिया, ठीक है, यूनियन कर दिया इन सबका कि n बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर, यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये क्या करेगा? n की वैल्यू पुट करता जाएगा, पुट करता जाएगा, आपके पास सारे सॉल्यूशन आते जाएंगे। कहने का मतलब जैसे n की वैल्यू, इसने n की वैल्यू कुछ पुट की, n की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो आपके पास ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। n की वैल्यू 1 पुट कर देगा तो और अगला सॉल्यूशन आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट कर देगा तो और अगला सॉल्यूशन आ जाएगा, तो सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। इस तरह से आपने कहा ये जनरल सॉल्यूशन के लिए हो गया, ठीक है। इन सबका आपने यूनियन ले लिया। तो देखो ये भी सॉल्यूशन था। अगर आप देखो तो आगे जाके कहां पर आएगा कि दोबारा से यहां पर ये दोबारा से रिपीट करेगा। देखो -पाई/6 है, इसके 2 पाई बाद में ये दोबारा से फिर से ये रिपीट करता जाएगा, ये ऐसे, ये भी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और ये जनरलाइज सॉल्यूशन हो गया, जनरलाइज सॉल्यूशन लिख दिया आपने। यहां पर देखो ये आपके पास आएगा, ऐसे आपके पास चलता जाएगा।
क्लियर? बोलोगे ये बात सबको क्लियर हुई? ठीक है, तो इस तरह से हम क्या लिखते हैं कि जनरलाइज सॉल्यूशन लिख देते हैं। जैसे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो एक क्वेश्चन की आपने सोल्व खुद से सोल्व करना है कि ये लिखा हुआ है tan ऑफ x इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √3, ये लिखा हुआ है, इसे सोल्व करना है। तो इनइक्वलिटी इन्वॉल्व है यहाँ पर, और ये क्या है, पीरियोडिक टाइप का फंक्शन है। इसका पीरियड क्या होता है, 0 से लेकर पाई तक का पीरियड होता है। तो आप 0 से लेकर, यानी कि इसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है, पाई तक का पीरियड होता है, यानी फंडामेंटल पीरियड जो होता है वो पाई होता है। तो आपने क्या कर लिया, इसका ग्राफ बना लिया, तो -π/2 से π/2 तक का ग्राफ बना लो, उसके बाद में उसे सोल्व कर लो। ओके, आ गया होगा कि एक तो आपने ये tan x का ग्राफ बना लिया, दूसरा आपने क्या बनाया, y इक्वल टू √3 का। √3 का आपके पास, जैसे आपने कहा, ये कोई √3 का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पर tan x की वैल्यू वो ग्रेटर होनी चाहिए, तो tan x की वैल्यू देखो कहाँ पर ग्रेटर है, ये आपने ग्रेटर देख लिया। बस सिर्फ एक के लिए देखा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये आपके पास में एक साइकिल हो गई है, इसकी एक साइकिल हो गई है, पाई की साइकिल हो गई है। एक साइकिल के लिए देख लिया, तो एक साइकिल के लिए क्या आया, ये जो वैल्यू होगी आपके पास में, ये वाली वैल्यू tan x की वैल्यू कहां पर होती है, √3 होती है π/3 पर। तो ये है π/3, यानी π/3 से लेकर π/2 ऐसे आ गया। तो भाई ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास में, x बिलोंग्स टू, वो आपके पास आ गया है π/3 से लेकर के π/2। इसको जनरलाइज करना है, जनरल सॉल्यूशन बनाना है। जनरल सॉल्यूशन बनाने का मतलब होगा आपके पास में x बिलोंग्स टू, सर π/2 पे ओपन नहीं आएगा? हाँ ओपन आएगा बच्चे, वेरी गुड। ये n पाई प्लस में π/3, और यहाँ पर n पाई प्लस π/2। ये आपके पास में क्या कर दिया कि ये यूनियन ले लिया, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि अगर मैं कह दूं आपसे कि 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसके लिए क्या आपने, तो ये भी आपको पता चल गया इनइक्वलिटी इन्वॉल्व है, और ये पीरियोडिक टाइप का फंक्शन है, इसका ग्राफ आपने रट रखा है, याद कर रखा है, सब चीजें की हुई है।
x belongs to n plus half से n plus half पे क्लोज और n पे ओपन। ठीक है, तो आपने भी इसका ग्राफ बनाया, तो आपके पास इस तरह से ग्राफ चलता है इसका। ठीक है, ये तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, तो एक y इक्वल टू 1/2 की लाइन, तो 1/2 से लेकर के ये कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, ये वाला ग्राफ जा रहा है 1/2 से लेकर के ये। तो इसका मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो क्या आ गया, आपके पास आ गया है कि 1/2 से लेकर के 1 ओपन, और जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो आपके पास में क्या हो जाएगा कि इसमें आपने मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पीरियड, तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, 1 होता है, तो आपने कहा n आपने ऐड कर दिया n प्लस 1/2 और यहाँ पर n प्लस 1, ये ओपन है, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। ओके, ये ऊपर हमने ये ओपन है भैया। ओके, तो यहां तक की बातें आई होप सो सभी को क्लियर हो गई होगी। ओके, अब देखो बच्चे कि कई बार जैसे अभी हमने कहा था कि अभी जब हम सोल्व कर रहे थे कि tan x की जैसे sin x का ग्राफ था, ठीक है, उसमें उसकी वैल्यू 1/2 के लिए, तो ऐसे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए ऐसे एक बार के लिए ये भी ध्यान रख सकते हो, जैसे आपने कहा कि ये किस किस पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है। तो अगर किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे देख सकते हो इसे कि मान लो कोई भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कोई भी आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे टी ऑफ एक्स, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे कि साइन हो गया, टेन हो गया, कोस हो गया, ऐसे कोई भी हो गया ना, तो आपने कहा ये कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, और इसका कोई भी ग्राफ आया, तो ग्राफ आने का मतलब किसी का कैसा आएगा, किसी कैसा, तो मैं जनरली ऐसे ही बोल दिया मैंने कि किसी का कुछ भी ग्राफ हो गया, मान लो ऐसे कोई ग्राफ आ गया, ठीक है, ऐसे कोई ग्राफ आ गया, ठीक है, ऐसे कोई भी ग्राफ आ गया। अब आपने कहा कि ये तो आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन का ग्राफ है और टी ऑफ एक्स का ग्राफ है ये, और दूसरा आपके पास में एक लाइन ड्रॉ करते हो आप कि जैसे y इक्वल टू, ऐसे आप एक लाइन ड्रॉ करते हो कि y इक्वल टू अल्फा टाइप की आपने लाइन ड्रॉ की। ओके, तो इसने यहां पर किसी पॉइंट पर कट किया, ये वाला पॉइंट कट किया, और ये जैसे मान लेता हूं मैं कि ये n पाई लिखा हुआ है कुछ भी। अब इसने इस पॉइंट पर कट किया, और कट करने के बाद आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके कोरस्पोंडिंग x कोऑर्डिनेट चाहिए। जैसे मान लो कि इसके कोरस्पोंडिंग x कोऑर्डिनेट बीटा है, तो इस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो आपको। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, इसमें जो मैं समझा रहा हूं उसमें क्या कर रहे हो, आप ये फाइंड कर रहे हो टू फाइंड x कोऑर्डिनेट, ठीक है, ओ पॉइंट ए, ये फाइंड कर रहे हो। तो भाई आपने क्या करना है, आपने देखा कि ये जो बीटा है ये n पाई के बाद आ रहा है, ठीक है, n पाई के बाद आ रहा है, ग्राफ से वो तो पता चलेगा ही मुझे, n पाई के बाद आ रहा है, तो जो बीटा की वैल्यू है वो आपके पास में क्या हो जाएगी, n पाई, ठीक है, n पाई प्लस में इसी का आप ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ले लो, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ अल्फा, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ अल्फा वो आपने फाइंड कर लिया, ठीक है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ अल्फा जो है वो फाइंड कर लिया, तो वो उसमें ऐड कर दो। जैसे कि मान लो कि आपके पास में ऊपरले वाले क्वेश्चन में दिखाता हूं, इसमें देखो, जैसे ये था आपके पास में, ये था आपके पास में 0, यहां पर आपने क्या किया कि y इक्वल टू √3 वाली लाइन है, तो आपने क्या लिया, tan इनवर्स √3 ले लिया,
tan−√3 ले लिया, tan−√3 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, वो आती है आपके पास में 60 डिग्री, यानी कि सॉरी tan−√3 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ √3 वो कितना आ जाएगा आपके पास में, एक एंगल आएगा, कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। तो आपने 0 + π/3 कर दिया। ऐसे अगर आपको पहले वाला पॉइंट फाइंड करना हो, देखो मैंने मोड लगाया हुआ है, यहाँ पर मोड लगाया हुआ है, इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। एक और ऊपर हमने किया था, यहाँ पर देखो कि आपने कहा कि ये 0 है, ये वाला जो पॉइंट है ये 0 है, ये वाला जो पॉइंट है ये 0 है, इससे पहले इसने कट किया है, ठीक है, y = -1/2। तो आपने क्या करना है कि 1/2 का इनवर्स लिया, साइन इनवर्स 1/2 का, -1/2 का नहीं, मोड लगा दिया मैंने, तो 1/2 का आपने इनवर्स लिया, साइन इनवर्स 1/2 का इनवर्स कितना होता है, वो होता है आपके पास में π/6। ओके, तो अगर वो पॉइंट पहले है, ठीक है, इससे पहले लाई कर रहा है तो माइनस कर दो, अगर वो पॉइंट बाद में लाई कर रहा है तो प्लस कर दो, ठीक है। जैसे आपने कहा यहां पर इस वाले पॉइंट पर देखा ये पाई है, तो पाई में आपने क्या कर दिया, π/6 ऐड कर दिया, यहां पर 0 में से आपने π/6 सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर हो गई होगी ये बातें क्लियर हो गई होगी। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, फाइंड मल्टीपल ऑफ, ये पॉइंट ए लिखा हुआ है, फाइंड मल्टीपल ऑफ पाई नियरर टू ए, नियरर टू ए के नजदीक जो मल्टीपल ऑफ पाई है वो आपने फाइंड कर लिया। दूसरा आपने ये देखना है, देन चेक ए इज बिहाइंड और बिफोर टू n पाई के पीछे है या आगे है वो आपने चेक करना है। अगर बिहाइंड में है तो आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इफ a इज बिहाइंड then add यानी कि ऐड करना आपने। और अगर आपके पास इफ a इज बिफोर, अगर बिफोर है तो उस वाले केस में आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, देन माइनस। क्लियर हुई बच्चे, ये वाली बात सबको क्लियर हो गई? सर ये बीटा क्या लिखा हुआ आपने? बीटा उसका एक्स कोऑर्डिनेट है बीटा। बीटा का मतलब कि ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वो बीटा आएगा। बीटा लिख दिया आपने, तो बीटा की वैल्यू किस तरह से फाइंड कर रहे हो वो आपने बताया हुआ है। सर ये n पाई प्लस उसके बाद क्या लिखा हुआ है? n पाई प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, जो भी जैसे साइन है तो साइन इनवर्स, अगर कोस का ग्राफ था तो कोस इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऐसे है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स। और यहां पर लिखा हुआ है ऐसे अल्फा। क्लियर, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स है ये। क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। इस चीज को आप अब कर सकते हो कि जैसे मैं बोल दूं आपसे कि मान लो अगर आपको किसी का ग्राफ का, ये तो सीधी सीधी रैंडमली वैल्यू थी, ठीक है, यानी सीधी सीधी ये तो सिंपल वैल्यू थी तो हम बता पा रहे थे। अगर मान लो ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जिसके बारे में हमें पता ही ना हो, तो ऐसे ग्राफ चल रहा है मान लो, ये आपके पास में कोस का ग्राफ है, ये 0 होता है यहाँ पर, ये π/2 होता है, यहाँ पर आपके पास में पाई होता है, और ये आपके पास में 3π/2, फिर यहाँ पर आपके पास में 2π होता है, यहाँ पर आपके पास में क्या होता है, 2π होता है। और एक लाइन चल रही है आपके पास में,
ये है y इक्वल टू 1/3 की लाइन। ये cos x का ग्राफ था, y इक्वल टू cos x। ठीक है, ऐसे है। अब ये जो पॉइंट था, ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट फाइंड करना आपने जैसे, और ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। इनका नाम दे देता हूं मैं, जैसे मैंने कहा ये पॉइंट अल्फा है, ये वाला पॉइंट बीटा है, यानी कि अल्फा की वैल्यू बतानी है, बीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और कहां पर कट किया है, यहां पर कट किया है। इस गामा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये सब आपने करना है, इतना आपने करना है, बताना है। तो देखो, आपने कहा कि अल्फा की वैल्यू वो क्या होगी, तो इसके नियर में, इसके नजदीक जो मल्टीपल ऑफ पाई है वो फाइंड करो। तो मल्टीपल ऑफ पाई क्या हो गया, इसके नजदीक 0 है, 0 इंटू पाई। ठीक है, पाई वाला तो दूर है इससे। तो अब आपने कहा अल्फा की जो वैल्यू हो गई वो आपके पास क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू हो गई आपके पास में 0 प्लस कोस इनवर्स 1/3। ठीक है, माइनस होता तब भी यही आता। ओके, अगर आपके पास में बीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो, आपको बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बीटा के नजदीक में जो मल्टीपल ऑफ पाई है, देखो बीटा के नजदीक में जो मल्टीपल ऑफ पाई है वो फाइंड करना है। तो ये जो आएगा ना, ये तो क्या आएगा, माइनस का π/2 आएगा। ये तो माइनस का π/2 आएगा। तो अब आपने कहा कि इसके नजदीक में क्या है, इसके नजदीक में भी 0 ही है। तो आपने क्या किया, 0 से पहले है ये पॉइंट, तो 0 माइनस में कोस इनवर्स 1/3। ओके, ऐसे अगर नियरर तो माइनस π/2 है ना। π/2 मल्टीपल ऑफ पाई करना बच्चे, π/2 नहीं, मल्टीपल ऑफ पाई। ये देखो अभी लिखवाया, फाइंड मल्टीपल ऑफ पाई नियरर टू ए। ओके, नेक्स्ट पर आ गया। सर क्या मतलब हुआ इसका? मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब हो गया आपके पास में कि π/2 टाइप का नहीं, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई, ऐसे ऐसे वाले पाई। समझ में आया दीपक? यस सर। तो ये 0 पाई है। ठीक है, तो 0 पाई नजदीक है इसके। अब जैसे आपने कहा गामा वाले में, देखो गामा वाले में नजदीक क्या है, पाई है या फिर 2 पाई है? तो देखो 2 पाई जो है वो नजदीक है इसके। गामा वाले में क्या है, 2 पाई जो है वो नजदीक है। तो गामा की जो वैल्यू हो गई वो क्या आ गई आपके पास, गामा की वैल्यू वो गई है 2 पाई। 2 पाई से पहले है, ये पहले होने का मतलब 2 पाई माइनस में कोस इनवर्स 1/3। कोस इनवर्स 1/3। ओके, अगर आपको ये कहा आपने 3π/2 2 पाई, और ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा 5π/2। अगर ये वाला पॉइंट भी फाइंड करना हो, जैसे मैंने कहा ये पॉइंट है डेल्टा, तो ये डेल्टा की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो डेल्टा की वैल्यू भी क्या आएगी आपके पास में, देखो 2 पाई के बाद में है ये, तो 2 पाई प्लस कोस इनवर्स 1/3, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ये आपके पास वैल्यू आ गई। और अगर मान लो आपके पास ऐसे चल रहा था कि इनवर्स वाला चल रहा था, इनवर्स वाला अगर आपके पास चल रहा था ऐसे, तो उस वाले में तो आपने क्या किया था, जैसे आपके पास में कोट इनवर्स 1 का था तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग आपने क्या वैल्यू कर दी थी, कोट 1 वैल्यू फाइंड कर ली थी। ठीक है, जैसे कोट इनवर्स 1 का था तो आपने कोट 1 वैल्यू फाइंड कर ली थी उसमें, उसके कोरस्पॉन्डिंग। तो वो जो पॉइंट फाइंड करना था वो बड़ा आसान ही था। ओके, तो यहां तक की बातें आई होप सो सभी को क्लियर हो गई होगी। यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर हो गई होगी। तो आज की जो क्लास है वो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। आपने डीटीएस जो है वो कर ली होगी, वो 3 डीटीएस जो दी थी वो सोल्व कर ली सभी ने। यस सर। ओके, अब आपने एडवांस आर्काइव की डीटीएस 1 जो है वो सोल्व करके लेके आनी है। एडवांस आर्काइव की डीटीएस 1, एडवांस आर्काइव। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज की क्लास जो है वो यहाँ पर ही खत्म कर रहे हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।